नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम व्यक्तित्व के निर्धारकों के संबंध में बात करेंगे। इससे पहले एक क्लास व्यक्तित्व के निर्धारक का हो गया है, जिसमें हमने उस व्यक्ति के निर्धारकों में पहला निर्धारक जो जैविक या दैहिक निर्धारक है उसके संबंध में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम व्यक्तित्व निर्धारकों में दूसरा निर्धारक जो है मनोवैज्ञानिक निर्धारक और तीसरा पर्यावरणीय निर्धारक, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो चैनल पर मिलती रहेगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटेन नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से जाके आप अपने नोट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, और ये टॉपिक आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 3 में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि मनोवैज्ञानिक निर्धारक और पर्यावरणीय निर्धारक किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित करता है। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक निर्धारक से तात्पर्य क्या होता है, यानी कि व्यक्ति के मानसिक पहलुओं का भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसी संबंध में हम चर्चा करते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक निर्धारक में सबसे पहला है बौद्धिक निर्धारक। बौद्धिक निर्धारक क्या है? बौद्धिक निर्धारक से तात्पर्य उन निर्धारकों से है जो किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता से है। व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर भी जरूर से पड़ता है। तो इसमें देखिए, बौद्धिक क्षमता सबसे पहला है विशिष्ट बौद्धिक क्षमता का प्रभाव, और विशिष्ट बौद्धिक क्षमता में मूल्य, नैतिकता और हास्य। तो इसको समझते हैं। देखिए, विशिष्ट बौद्धिक क्षमता, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि अच्छी है या जो बुद्धिमान है, या और ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि कम है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। देखिए, पहले हम बात करते हैं जिन व्यक्तियों की बुद्धि क्या है, वो ज़्यादा होती है, वह व्यक्ति क्या होते हैं, अपने आप को हर सिचुएशन में समायोजित कर लेते हैं, और बुद्धि के कारण वो क्या है, व्यक्ति समाज में उनका एक अलग तरह का छाप पड़ता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में बौद्धिक क्षमता का भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और बौद्धिक क्षमता में 3 पॉइंट दिया गया है। पहला है मूल्य। मूल्य क्या होते हैं? जिन व्यक्तियों की बुद्धि अच्छी होती है, वो समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम, मानक और मूल्य होते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो व्यवहार करते हैं या उन्हीं के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व समाज पे एक सकारात्मक रूप से प्रदर्शित होता है। और नैतिकता, ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि ज़्यादा होती है या बुद्धि अधिक होती है, वो व्यक्ति सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसको अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान के आधार पर उसका फैसला करके तब कोई व्यवहार या अनुक्रिया करते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी निखरता है और समाज और परिवार में उनके व्यक्तित्व की सराहना की जाती है। तीसरा है हास्य, ह्यूमर। ऐसे व्यक्ति जो है समाज में जो अफवाहें होती हैं, जो कुरीतियाँ होती हैं या जो गलत सूचनाएं होती हैं, उन पे तुरंत विश्वास नहीं कर लेते हैं, बल्कि अपने बुद्धि के आधार पे उस अफवाहों का वो आकलन करते हैं। आकलन करने के बाद तब कोई व्यवहार करते हैं। अब वैसे ही कोई अंधविश्वास या कोई कुरीतियाँ हैं, तो वो व्यक्ति क्या है, उस कुरीतियों पे ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास नहीं करता है, बल्कि क्या है, वो अपने बुद्धि के आधार पर फैसला लेता है। तब क्या है, तब उससे संबंधित वो व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता जो है, बुद्धि से संबंधित निर्धारक जो है, उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा जो मनोवैज्ञानिक निर्धारक में वो सामवेगिक नियंत्रण है। सामवेगिक नियंत्रण में 2 पॉइंट है। पहला है संवेगों का प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा है संवेगों का अप्रत्यक्ष प्रभाव। देखिए, सामवेगिक क्या होता है? सामवेगिक मतलब संवेग। संवेग क्या होता है? जैसे भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, ये क्या होता है? संवेग। तो उन्हीं को नियंत्रण करना। अब आप ही ये डिसाइड करें कि वह व्यक्ति जो जिनका संवेगों पर अपने नियंत्रण है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, और वह व्यक्ति जिनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। पहले हम बात करते हैं कि वह व्यक्ति जिनका संवेगों पर अपने नियंत्रण है, यानी कि वो अपने संवेग को सिचुएशन के हिसाब से प्रदर्शित करता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वो
अपने आप को आसानी से कहीं भी समायोजित कर लेते हैं और परिस्थिति के हिसाब से अपने संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे क्या है उनके अंदर जो है तमाम प्रकार के पॉजिटिव जो विचारधाराएं हैं वो प्रदर्शित होती हैं। और संवेगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, संवेगों का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, यानी कि कोई भी संवेग कोई व्यक्ति प्रदर्शित कर रहा है, उसका आपको जो है तुरंत आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उससे संवेगों का प्रत्यक्ष प्रभाव करता है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित अवस्था में है, तो क्रोधित अवस्था में तो वो व्यक्ति क्या है, वो आपको गाली दे रहा है, तो आप भी करें उसके बातों को सुनकर आप भी उसको गाली देने लगें, तो ये संवेगों का प्रत्यक्ष प्रभाव माना जाता है। अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? अप्रत्यक्ष प्रभाव कि जब आप किसी संवेग में होते हैं तो उससे संबंधित आपके शरीर में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे आप क्रोध की अवस्था में होते हैं तो आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी और इत्यादि तमाम प्रकार की शारीरिक गतिविधियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो ये संवेगों का अप्रत्यक्ष प्रभाव। कहने का तात्पर्य यह है कि संवेग को जो व्यक्ति नियंत्रित रखता है उसका व्यक्ति समाज में दूसरे प्रकार से होता है, और संवेग को जो व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर पाता है उसका व्यक्ति समाज में दूसरे प्रकार से होता है। अब तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक निर्धारकों में, आकांक्षा एवं उपलब्धि संबंधी निर्धारक। आकांक्षा क्या है? किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो इच्छा आपको होती है वो आकांक्षा होती है। उपलब्धि, कोई चीज़ आपको जब अचीव होती है, आप उसको प्राप्त कर लेते हैं तो उसे क्या कहता है? उपलब्धि। इसी से संबंधित निर्धारक है। इसमें क्या है? ए सफलता का व्यक्तित्व प्रभाव, असफलता। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसका व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसका व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसका व्यक्तित्व समाज और अपने परिवार के सामने एक अलग ही तरह से उभर कर सामने आता है, क्योंकि सफलता किसी भी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन उपस्थित करती है और वो साथ ही साथ उसके अंदर उसका जो संवेग होता है वो संवेग भी नियंत्रित होता है, और सफल जो व्यक्ति होता है समाज और परिवार उसका क्या है? अनुकरण करता है और उसका एग्जाम्पल देता है और वो समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। असफलता व्यक्ति के अंदर हीन भावना क्या है? हीन भावना उत्पन्न करती है। और असफलता और क्या करती है? आप जो कार्य कर रहे हैं उसको कार्य करने की गति को मध्यम कर देती है, धीमी कर देती है। असफलता व्यक्ति के अंदर तमाम प्रकार की चिंता, तनाव इत्यादि उत्पन्न कर देती है, जिससे व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है और उसका व्यक्तित्व क्या है? वो विकृत हो जाता है। इसलिए सफलता और असफलता का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। चौथा क्या है? यौन निर्धारक। अब मनोवैज्ञानिक निर्धारक हम बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक निर्धारक में यौन निर्धारक है। पहले निर्धारक जो जैविक निर्धारक है उसमें जब हमने यौन निर्धारक के बारे में बात किया था तो उसमें हमने बताया था कि पुरुष और महिला के जो यौन ग्रंथियां हैं उनसे तमाम प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन्स का उसके शरीर पे प्रभाव पड़ता है, उसके हिसाब से उसका विकास होता है। अब मनोवैज्ञानिक निर्धारक कैसे यौन निर्धारक से संबंधित? देखिए, यौन निर्धारक से संबंधित मनोवैज्ञानिक निर्धारक ऐसे हैं कि जब व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का विकास जैसे जैसे होता जाता है, एक समय आता है उसके शरीर में तमाम शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जब शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो वो उसका प्रभाव उसके मन पे भी पड़ता है। तो जब उसके मन पे पड़ता है तो मन पे पड़ने के बाद अगर वो सकारात्मक पड़ा है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अच्छे से होगा, अगर वो नकारात्मक पड़ा है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अच्छे से नहीं होगा। ठीक, तो ये यौन निर्धारक से संबंधित ये निर्धारक है। तो ये मनोवैज्ञानिक निर्धारकों में इतने पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि ये कैसे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिसाइड करते हैं। अब हम पर्यावरणीय निर्धारक या इसी को हम सामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारक भी कहते हैं। पर्यावरणीय निर्धारक क्या कहने से क्या तात्पर्य? देखिए, पर्यावरण या वातावरणीय निर्धारक यानी कि जिस परिस्थिति में, जिस समाज में, जिस पड़ोस में, जिस वातावरण में एक व्यक्ति रहता है उसे हम पर्यावरणीय निर्धारक कहते हैं और इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ही गहरा पड़ता है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसको हम देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरणीय निर्धारक में मुख्य रूप से 3 पॉइंट है: सामाजिक निर्धारक, शैक्षिक निर्धारक, पारिवारिक। यानी कि समाज से संबंधित निर्धारक, शिक्षा से संबंधित निर्धारक और परिवार से संबंधित निर्धारक। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इनमें भी कुछ बिंदु दिया गया जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पर्यावरणीय निर्धारक कैसे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। देखिए, सामाजिक निर्धारक यानी कि ऐसे निर्धारक जो समाज से संबंधित होते हैं और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही
गहरा योगदान देते हैं। देखिए इसमें क्या आरंभिक सामाजिक अनुभूतियाँ पहला पॉइंट है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, अब पैदा होते जैसे जैसे वो बड़ा होता है और पास पड़ोस के संपर्क में आता है और समाज के संपर्क में आता है, तो उस तरह उस समय तक उसे जो समाज से, परिवार से, पास पड़ोस से मिलता है, वो अनुभूतियाँ क्या है व्यक्ति के जन्म तक होती है। अगर उसे जो है परिवार या समाज से अच्छी बातें सीखने को मिल रही तो बच्चा क्या है उसी हिसाब से अपना दृष्टिकोण बनाता है और वैसे ही बच्चा क्या आचरण करता है। अगर उसे नकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है समाज से तो बच्चा क्या है वो क्या है नकारात्मक, उसके अंदर नकारात्मकता भर जाती है और उसी हिसाब से वो आचरण करता है। दूसरा क्या है सामाजिक वंचन। सामाजिक वंचन क्या है, समाज से अलग कर देना। किसी कारणवश कोई व्यक्ति या बच्चा समाज से अलग हो जाता है, पारिवारिक कारण हो या तो सामाजिक कारण हो या तो कोई और अन्य कारण से समाज से अगर उसको अलग कर दिया जाए तो बच्चे के अंदर सामाजिकता का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति समाज का एक सदस्य होता है। ठीक है, जैसे अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ है। अगर उसे समाज से आप अलग कर देंगे तो एक बच्चा क्या है वो एकदम उसके अंदर सामाजिकता गुण नहीं आगे। जैसे अन्ना फ्रायड ने एक प्रयोग किया था कि एक जो बच्चे को जब पैदा हुआ तो वो भेड़ियों के झुंड में डाल दिया गया और कुछ समय बाद जब देखा गया तो वो जो बच्चा है भेड़ियों की तरह चल रहा है, भेड़ियों की तरह बोल रहा है और भेड़ियों की तरह ही वो व्यवहार कर रहा है। इसलिए हमारे ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर समाज का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज जो होता है व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुणों का वो क्या है परिचायक होता है या वो संवहन वाहक होता है व्यक्ति के अंदर। तो इसलिए व्यक्ति के ऊपर समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्वीकृति, यानी कि समाज के द्वारा कोई व्यक्ति जो कर रहा है अगर उसका अनुमोदन उसको मिलता है, वो स्वीकृत होता है तो क्या है उससे भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अच्छा होता है। यानी कि समाज के द्वारा जो स्वीकृत नियम है, मानक है, रीति रिवाज है, उस पे अगर कोई भी व्यक्ति चलकर अपना व्यवहार कर रहा है तो उसका व्यक्तित्व भी उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा होता है। और कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जो समाज द्वारा उसको स्वीकृति मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है, अनुमोदन मिल रहा है, तो उसका भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। पूर्वाग्रह एवं विभेद का भी, यानी कि पूर्वाग्रह पहले से ही किसी भी विषय, वस्तु, घटना या व्यक्ति के बारे में जो धारणा बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। और विभेद क्या कहते हैं, विभेद मतलब ये दूसरे से भेदभाव करना, ऊंच नीच का, गरीब अमीर का, ये भेदभाव करना, तो इसका भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा कोई व्यक्ति क्या है उसका पूर्वाग्रह किसी धर्म के प्रति दूषित है तो क्या है उस धर्म के व्यक्तियों से क्या है वो हमेशा अलगाव रखना चाहेगा, वो हमेशा भेदभाव करेगा। ठीक, और बच्चा अगर उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, तो इसका भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ही ज़्यादा गहरा पड़ता है। अगला है सामूहिक पद, यानी कि सोशल पैटर्न, यानी कि बच्चा जिस समूह का सदस्य है, जिस समाज का सदस्य है, जिस धर्म का सदस्य है, उसके जो तमाम विचारधाराएं हैं उसका बच्चे पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और उसी के हिसाब से किसी भी व्यक्ति या बच्चे का विकास व्यक्तित्व का होता है। सामाजिक गतिशीलता, समाज क्या है, एक गतिशील संगठन है, हमेशा क्या है वो गतिशील होता रहता है। समाज में आपका क्या है, एक व्यक्ति समाज में अन्य बहुत विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। ठीक है, तो उसका निर्वहन अगर कोई व्यक्ति जो है अच्छे से कर रहा है तो उसके व्यक्तित्व का प्रभाव, उसके व्यक्तित्व का विकास अच्छे से होगा। अगर उसको नहीं कर पा रहा है अच्छे से तो उसके व्यक्तित्व का विकास अच्छे से नहीं होगा। अब इसमें सामाजिक निर्धारक में बी पॉइंट है सामाजिक वंचन, यानी कि समाज से बहिष्कृत करना या समाज से अलग करना। किसी कारणवश समाज से जब बच्चा अलग हो जाता है तो उसे हम सामाजिक वंचन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। ये पॉइंट इसलिए यहाँ पे मैंने नोट कर दिया क्योंकि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ सके तो कि ये निर्धारक कैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। देखिए पहला इसमें व्यक्ति की आयु जहाँ वंचन उत्पन्न है, यानी कि किस उम्र में कोई भी व्यक्ति समाज से अलग हुआ है। ठीक है, तो उसका भी प्रभाव व्यक्ति के
वो व्यक्तित्व पड़ता है। जैसे छोटे ही उम्र में बच्चे को समाज से अलग कर दिया गया है तो उसका व्यक्तित्व क्या है उस हिसाब से होगा, उसके अंदर सामाजिकता का गुण नहीं आएगा, समाज से संबंधित तमाम संप्रदाय को नहीं समझ पाएगा। दूसरा, वंचन की अवधि, समाज से कितने समय के लिए किसी भी व्यक्ति को दूर रखा गया है। 4 साल, 10 साल, 20 साल, जितना अवधि ज़्यादा होगा उसका व्यक्तित्व उतना ही दूषित होगा। ठीक है। वंचन के कारण, वंचन के कारण क्या है, किस परिस्थितिवश, किस कारणवश किसी व्यक्ति को समाज से जो है अलग कर दिया गया है, पारिवारिक कारण, शैक्षिक कारण या अन्य किसी कारणवश, तो उसका भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में पड़ता है। वंचन की तीव्रता, यानी कि समाज से व्यक्ति को कितना अलग कर दिया गया है। एकदम अलग कर दिया गया है कि यह समाज से उठा के जंगल में व्यक्ति को जो है कि रख दिया गया, जहाँ समाज से दूर दूर तक कोई उसका नाता है या कुछ कनेक्ट है समाज से, तो यह है वंचन की तीव्रता। अगला है इसमें सामाजिक संपर्क की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके उसके अंदर सामाजिकता का गुण आता है, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखता है, तब वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो सामाजिक संपर्क की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। अब अगला हमारा निर्धारक है, पर्यावरण निर्धारक में शैक्षिक निर्धारक, यानी शिक्षा से संबंधित निर्धारक भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। इसमें स्कूल जाने की तत्परता, ठीक, यानी कि क्या है, कोई भी व्यक्ति स्कूल जाने के लिए या कोई भी बच्चा, ठीक है, स्कूल जाने के लिए जितना ही मानसिक रूप से वो तैयार होगा उतने ही अच्छे से वो क्या है स्कूल में जो उसको पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा उसको वो सीखेगा। ठीक है, और उसी हिसाब से उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। अगला है आरंभिक स्कूली अनुभूतियाँ, यानी कि जब बच्चा शुरुआती कक्षाओं में पढ़ रहा है तो उसको स्कूल से क्या अनुभव मिलते हैं, वहाँ से वो क्या सीखता है, तो वो भी जो सीखता है तो उसका भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पे पड़ता है। क्योंकि शुरुआती स्टेप में बच्चा का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत ही कैप्चर करने वाला होता है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाता है, इसलिए वो जो सीखता है उसी के हिसाब से उसका कॉन्सेप्ट बनता है। फिर जैसा कॉन्सेप्ट आपका बनेगा उसी हिसाब से आपका किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना के संबंध में विचार आएंगे, और फिर जैसा विचार आएगा वैसा आप व्यवहार करेंगे, और जैसा व्यवहार करेंगे उसी व्यक्तित्व का व्यक्ति आपको माना जाएगा। अगला है स्कूल या कॉलेज का संवेग, यानी कि जिस स्कूल या कॉलेज में कोई व्यक्ति या बच्चा पढ़ रहा है उसका संवेग से, यानी कि सांवेगिक वातावरण क्या है, जो टीचर उसको पढ़ा रहा है वो बच्चे के प्रति कितना जो है सहानुभूति रखता है, कितना जो है अच्छे से पढ़ाता है, उसको दंडित करके पढ़ाता है, कि उसको पुरस्कार देके पढ़ाता है, कि इसको अच्छे सिखाता है, उसके जो प्राचार्य हैं या अन्य स्टाफ है उसके बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, तो उसका भी प्रभाव बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। स्कूल के विषय, स्कूल में जो विषय पढ़ाया जाता है, देखिए बच्चा जब छोटा है वो स्कूल जाता है तो स्कूल में कुछ विषय होते हैं, उसके पाठ्यक्रम उसमें वो पढ़ाया जाता है, तो उसमें वो जो पढ़ता है उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके दिमाग में बैठते जाते हैं। ठीक है, बच्चा गया स्कूल में, उसको पढ़ाया गया कि मान लीजिए उसको पढ़ाया गया कि गाय के बारे में या किसी जानवर के बारे में, किसी व्यक्ति महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया गया, तो अब क्या होगा, बच्चा महात्मा गांधी से संबंधित जो पढ़ाया गया है वही कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा अपने दिमाग में बनाएगा। ठीक, और उसी के हिसाब से अनुसरण वो करना चाहेगा, और अगर वो अच्छा अनुसरण करता है तब उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, अगर अच्छा अनुसरण नहीं करता है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा। स्कूल के प्रकार, यानी कि स्कूल के प्रकार क्या है वो भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी कि बच्चा प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहा है, यानी कि सरकारी स्कूल में, या बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, सबका जो है पैटर्न अलग अलग होता है, उसका माहौल वहाँ का अलग होता है, और जैसा माहौल होता है बच्चा के विचार भी वैसा बनता जाता है, फिर व्यवहार भी वैसा बनता है, फिर वैसा व्यक्तित्व हो जाता है। शिक्षक की मनोवृत्ति तथा व्यवहार, शिक्षक की मनोवृत्ति बच्चे के प्रति क्या है, ठीक, और उसका व्यवहार क्या है। अगर सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक मनोवृत्ति है, अच्छे से बच्चों को समझा रहा है, उसके लेवल पे जाके समझा रहा है, तो क्या है वो शिक्षक की मनोवृत्ति अच्छी है तो उसका क्या है व्यक्तित्व भी अच्छा बनेगा। वो शिक्षक की बातों को, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है तो वो शिक्षक को क्या है अपना गुरु मानता है, उनकी ज़्यादातर बातों को वो क्या है अनुसरण करना चाहता है और अनुसरण भी करता है, और जैसा अनुसरण करेगा उसी के हिसाब से उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। शैक्षिक सफलता, यानी कि शिक्षा वो जो ग्रहण कर रहा है उसमें अगर उसको सफलता मिलती है, ठीक है, तो वो भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शैक्षिक सफलता में 5 हेडिंग है, जैसे प्रोन्नति,
प्रोन्नति क्या है? प्रमोशन। कोई व्यक्तित्व है, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसको प्रोन्नति मतलब क्या है? एक क्लास से दूसरे क्लास में वो जो है उसका प्रमोशन हो जाए, ठीक है। तो इससे इसका भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ेगा। अगर आप एक क्लास में फेल हो गए हैं, उसी क्लास में 2 साल पढ़ रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व क्या है? दूषित होगा। अब वही बच्चा जो है लगातार वो अच्छा अंक पाकर क्या है वो अगले क्लास में प्रमोशन कर रहा है, प्रोन्नत हो रहा है, तो वो बच्चा के व्यक्तित्व अच्छा होगा। ग्रेड, एक टीचर द्वारा जब आपका एग्ज़ाम लिया जाता है या स्कूल द्वारा जो आपको ग्रेड दिया जाता है, वो भी आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे ग्रेड में A, B, C, अगर आप का ग्रेड अच्छा आता है स्कूल कॉलेज में, सबके द्वारा प्रशंसा आपको मिलता है, तो क्या होता है? आपको पढ़ने में और भी रुचि होगी और उस क्षेत्र में और आगे आप बढ़ेंगे और आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। क्या है? शैक्षिक सम्मान। शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, उसमें जो है तमाम तरह की एक्टिविटीज़ किए जाती है, उसमें आपको सम्मानित किया जाए। आप अच्छा नंबर प्राप्त कर लें, अच्छा नंबर प्राप्त करने के द्वारा आपको सम्मानित किया जाए, तो ये भी आपके व्यक्तित्व को निखारता है। उच्च शिक्षा, समाज में उच्च शिक्षित व्यक्तियों को प्रायः सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। यानी कि जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, ठीक है, उनको प्रायः जो है सम्मान की दृष्टि से जाना जाता है, उनको विद्वान माना जाता है, उनको स्कॉलर माना जाता है और उनके व्यक्तित्व को एक अलग रूप में देखा जाता है। डिप्लोमा तथा डिग्री। डिप्लोमा तथा डिग्री ये क्या है? आप कोई ऐसी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं जिससे क्या है आप व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा जॉब प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे भी समाज और परिवार दोनों में आपका कद बढ़ता है और कद बढ़ने के बाद आपको चारों तरफ से प्रशंसा मिलता है, जिससे क्या है आपको आपका व्यक्तित्व निखरता है, ठीक। और 8वां क्या है? ये 6 पॉइंट हो गया। अब 8वां देखिए, पाठ्येतर क्रिया यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़। आपको पढ़ाने के साथ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही है जिससे आपके व्यक्तित्व प्रभावित। जैसे पढ़ाने के अलावा खेलकूद किया जाता है, डांसिंग, और उसके बाद सिंगिंग किया जाता है और तमाम प्रकार की आपको खेल खेल में सिखाया जाता है, तो उसका प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है। साथी संगी की मान्यता। देखिए बच्चा क्या है, बच्चे का उसके जो साथी हैं, जिन दोस्तों के बीच में वो रह रहा है, उनसे भी वो बहुत ज़्यादा सीखता है, ठीक है। अगर उसके दोस्त अच्छे होंगे तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छे प्रकार का होगा, अगर दोस्त अच्छे नहीं होंगे तो उसका व्यक्तित्व भी विकृत हो जाएगा। शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति, यानी कि शिक्षा को किस प्रकार से बच्चा देखता है या व्यक्ति देखता है, वो भी क्या है उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। यानी कि शिक्षा को अगर वो पॉजिटिव वे में देखता है तो वो शिक्षा को ग्रहण करेगा। शिक्षा को जब वो ग्रहण करेगा तो क्या है उसका व्यक्तित्व क्या है उच्च शिक्षित व्यक्तियों की श्रेणी में आएगा। तो ये बात हुआ शैक्षिक निर्धारक से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक निर्धारक, यानी कि परिवार से संबंधित निर्धारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में। इसमें पहला है घर का सामूहिक वातावरण। जहाँ कोई बच्चा या व्यक्ति रह रहा है उस घर का वातावरण कैसा है, शांत है या शोरगुल होता है, मारपीट होता है, क्लेश होता है, तो उसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। क्रम, और इसमें क्या है दूसरा, क्रम सूचक स्थान, यानी कि एक परिवार में परिवार में 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों का स्थान कौन है, कैसा है, उसका भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है, ठीक है। तीसरा है परिवार का आकार। परिवार का आकार छोटा है, बड़ा है, मध्यम है, तो उसका भी प्रभाव व्यक्ति पे व्यक्तित्व पड़ता है। आज के समय में क्या है एकाकी परिवार या का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, या बहुत ज़्यादा एकाकी परिवार पाया जाता है। तो एकाकी परिवार में कौन कौन होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे। माता पिता क्या है अपने कामों में बिजी होते हैं, जिसके कारण वो बच्चों पे ध्यान अच्छे से नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व क्या है विघटित होने की संभावना ज़्यादा होती है। वो बुरी चीज़ें ज़्यादा सीखने के प्रयासरत होते हैं, इसलिए परिवार के आकार का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा ऐसा परिवार जहाँ जो संयुक्त परिवार हो, बड़ा परिवार, जहाँ दादा दादी चाचा चाची और भी अन्य सदस्य रहते हैं जो बच्चे पर बराबर ध्यान देते हैं, तो उसका भी प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पे पड़ता है। वो अच्छी अच्छी बातें सीखता है, अच्छे से सांस्कृतिक संबंधित चीज़ों को अपने बड़ों से सीखता है, तो उस हिसाब से उसका व्यक्तित्व क्या है निखर के आता है। ऐसा परिवार जहाँ केवल माँ ही बच्चे का पालन कर रही हैं, पिता नहीं है, तो उसका भी प्रभाव बच्चे के बहुत ज़्यादा पड़ेगा। फिर ऐसा परिवार जो है
क्या है, वो परिवार कलंकित परिवार है, यानी कि उस परिवार में कोई जो है हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, तो बच्चा उस परिवार में रहेगा तो ऑटोमेटिक जो वातावरण होगा उसको वो कैप्चर करेगा और सीखेगा और उसी हिसाब से उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। पारिवारिक भूमिका यानी कोई भी व्यक्ति है वो परिवार में उसकी तमाम प्रकार की भूमिका होती है, जैसे पिता होता है, पुत्र होता है, पति होता है, भाई होता है, अन्य प्रकार की भूमिकाएँ होती हैं। ठीक है, तो उन भूमिकाओं का निर्वहन भी अच्छे से व्यक्ति जब करता है तो उसे क्या है, अच्छे व्यक्तित्व का माना जाता है। जब वो अच्छे से नहीं कर पाता है तो उसे अच्छे व्यक्तित्व का नहीं माना जाता है। पारिवारिक संगठन, परिवार का संगठन क्या है, यानी कि परिवार में जो एकाकी परिवार है या तो आपका संयुक्त परिवार है, कैसा परिवार है, वो कैसे संगठित है, तो उसका भी प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। विचलित पारिवारिक पैटर्न, यानी कि परिवार क्या है, विचलित है। ठीक है, यानी कि बच्चा है परिवार में, बच्चा जो है कहीं रह रहा है, माता कहीं रही, पिता कहीं, मतलब सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इसका प्रभाव बच्चे पे ऑटोमेटिक ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अगला है विचित्र पारिवारिक पैटर्न में है सोलो परिवार। सोलो परिवार कैसे किसे कहते हैं, ऐसा परिवार जिसमें जो है पिता की अनुपस्थिति, माता ही पिता और माता दोनों की भूमिका अदा करती हैं, तो इसको हम सोलो परिवार कहते हैं। और ये सोलो परिवार का व्यक्ति के व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला इसमें है विवाह विच्छेदित परिवार। ऐसा परिवार जो क्या है, किसी कारणवश से उनके विवाह में उनका टूट जाता है तो उसे विवाह विच्छेदित परिवार कहते हैं। और उसमें क्या है, माता जो है बेटे या पुत्र या पुत्री की जिम्मेदारी उसके पास रहती है और पिता कभी कभी मिलता है। तो बच्चे को नेचुरल ग्रोथ करने के लिए पिता और माता दोनों का साया उसके ऊपर होना बहुत जरूरी, तभी उसका व्यक्तित्व दोनों ही प्रकार से वो निखर कर आएगा। अगला है बेवापन या विधवापन, यानी किसी कारणवश जो है पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उसको बेवापन या विधवापन कहते हैं। तो जब एक ही लोग रोल अदा करते हैं तो इससे बच्चे के अंदर केवल एक ही प्रकार का गुण आ जाता है, यानी कि पिता अगर अदा करेगा तो जो माता या माता को ममता की मूर्ति माना जाता है और संवेगों का निर्वहन करने वाली माना जाता है, तो ये पिता को अनुशासन और क्या है संस्कार इत्यादि देने वाला माना जाता है। ये सब नहीं हो पाएंगे जब ऐसा होगा। कलंकित परिवार के बारे में हमने चर्चा किया था कि कलंकित परिवार ऐसे परिवार को कहते हैं जो परिवार क्या है, जिस परिवार में क्या है डकैती, चोरी, ये सब इत्यादि होता है, तो बच्चा क्या है उसको और रह के उस वातावरण में उसको भी सीखने का प्रयास करता है। तो आज की क्लास में हमने व्यक्तित्व के निर्धारकों में मनोवैज्ञानिक निर्धारक और शैक्षिक और पर्यावरणीय निर्धारक के संबंध में चर्चा किया। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया तो आप क्या है वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और इस टॉपिक का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।